चलिए, तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम को देखते हुए कोई फिक्स चैप्टर तो डिसाइडेड है नहीं कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जहाँ से आप क्वेश्चन उठा देंगे वहीं से आपको जवाब मिलेगा, ठीक। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड था, और लास्ट टॉपिक में वही बताया था, लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस थे। ठीक, क्वेश्चन नोट करिए आप सभी लोग जल्दी से, और मुझे उम्मीद है जो इसे वो ऑनलाइन देखेंगे वो भी नोट कर ही लेंगे जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा, इफ़ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ़ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल, each side of a triangle is doubled, then find the ratio of area, the ratio of area of the new triangle, of the new triangle, thus THUS होता है जो फॉर्म किया गया है, फॉर्म एंड द गिवन ट्रायंगल, एंड द गिवन ट्रायंगल, ठीक है। इसमें कुछ ट्रायंगल का टाइप ऐसा कुछ नहीं दिया है, कौन सा ट्रायंगल है कौन सा नहीं है। अच्छा, तो कैसे ट्रायंगल को हम मान लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही मान के चलें क्या। जब साइड ही नहीं दिया है तो अगर हम अलग अलग लेते हैं तो या तो 2 टाइप में ले लेते हैं, नॉर्मल फार्मूला ऑफ द ट्रायंगल को ले लेते हैं। जैसे इमेजिन करते हैं, सुनिए, हम किसी स्पेसिफाइड ट्रायंगल को लेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अगर इक्विलैटरल ले लेंगे तो भाई आइसोसेलेस भी तो है, स्केलेन भी तो है कि नहीं, तो किसी इंडिविजुअल को नहीं लेते हैं बल्कि नॉर्मल फार्मूला ऑफ द ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये बताइए बेसिक फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू, कितने लोग को पता है, पता है, सही। हम उसी को लेके चलते हैं, ठीक है ना। इमेजिन कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार समझिए। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज ए ट्रायंगल, और इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका बेस हमने ले लिया, बेस को बी ही कह देते हैं और हाइट को क्या कह लेते हैं भाई, एच, ठीक। क्वेश्चन ने कहा है कि इसका जो एरिया है, इसका रेशियो, और साथ ही साथ अगर इस ट्रायंगल के अगर दोनों साइड को डबल कर दिया जाए सभी को, यानी जो बेस है क्या हो जाए, बेस 2b हो जाए, क्या हो जाए भाई 2b, और हाइट जो एच था ये क्या बन जाए भाई 2h। तो बताइए इस एरिया और इस एरिया के बीच का रेशियो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम नहीं है तो बताना शुरू करें। तो कैसे बताएंगे बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ABC एंड PQR, तो सॉल्व करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, होगा कि नहीं होगा, श्योर है। ठीक इसी तरह एरिया हम न्यू ट्रायंगल का निकालते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ, बेस की जगह क्या लिखा जाएगा बताइए, क्या होगा 2b, हाइट की जगह क्या हो जाएगा 2h। एक बार हम कट करना चाहें तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक क्या आएगा आपका आंसर 2bh। और अगर हम ऊपर वाले के आंसर की बात करें तो BH/2। अब हमें रेशियो बताना, और रेशियो में क्वेश्चन क्या किया गया है, न्यू ट्रायंगल टू द फॉर्म ऑफ गिवन ट्रायंगल, यानी नए ट्रायंगल से पुराने ट्रायंगल का रेशियो बताना है। तो रेशियो अगर हम निकालना चाहें तो न्यू ट्रायंगल का एरिया कितना है बता दो, 2bh, और आपके जो पुराने ट्रायंगल का एरिया क्या है, BH/2। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 सीधे ऊपर चला जाएगा, तो 2bh/BH इंटू में क्या हो जाएगा 2, b से bh से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 2 जा 4, नीचे क्या बचेगा 1, मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 4:, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो एकदम स्पीड में नोट कर लीजिए, एकदम स्पीड में, ठीक। तब तक हम सेकेंड क्वेश्चन लिख देते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था बताइए। हेलो सर, Prove that the cyclic parallelogram
नोट करिए, प्रूव दैट। अच्छा एक क्वेश्चन कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम विल बी अ रेक्टेंगल। विल भी लिख देता हूँ, अ रेक्टेंगल। ठीक, ये आपके सर्कल से क्वेश्चन आ जाएगा, सर्कल क्वाड्रिलेटरल का कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन में कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, कोई तो इश्यू नहीं है ना? ठीक, अगर इसके बाद भी अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं, अब देखते हैं, ध्यान से सुनिए, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। प्रूव दैट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम, या शुड बी अ पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स, साइक्लिक पैरेललोग्राम बोला है, क्वाड्रिलेटरल नहीं। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम की मीन्स जानते हैं ना, जो कि सर्कल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो जानते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि जिसके चार के चारों वर्टिसेस किस पे होते हैं, सर्कल पे होते हैं। तो हम साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो बना के देखते हैं। इस साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर पैरेललोग्राम ऐसे होता है, ऐसे बनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। और क्यों? क्योंकि बनने के बाद ऑलरेडी रेक्टेंगल प्रूफ ही होना है, या इसका मतलब रेक्टेंगल ही होना है, ठीक है। तो चलो देखो, तो हम सिंपल से कह देते हैं कि ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है भाई? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी तक हम ये नहीं जानते कि रेक्टेंगल है, बट फिलहाल में हम जानते हैं क्या है, पैरेललोग्राम है। तो वी कैन से दैट गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और एक सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, O। कोई इशू? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन अगर आपका मन हो तो कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, आप एक डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन हो गया भाई? चलिए ठीक है। जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपका सेंटर O है, और हमें RTP में कह सकते हैं ज्वाइन फिर डायगोनल BD। ज्वाइन कर दिया। हमें प्रूफ क्या करना है बता दो तो, क्या प्रूफ करना है? ABCD इज अ स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है? अच्छा, रेक्टेंगल। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल क्या कर दें कि प्रूफ हो जाए रेक्टेंगल है? अगर हम सारे के सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर देते पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं। कोई अच्छा अपनी से बता दे कि क्या करूं कि प्रूफ हो जाए, कोई तरीका है? आप लोग कोई राय दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इन्होंने एकदम सही बताया। अब बताइए, ये आपका डायगोनल हो गया कि नहीं हो गया? और डायगोनल तो इसका है, लेकिन साथ ही साथ इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर है तो इस सेगमेंट के थ्रू इस पर बना एंगल कितने डिग्री का होगा भाई? 90 डिग्री। कन्फर्म है ना? और अगर ये 90 डिग्री तो ठीक इसकी तरफ बना, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो सिंपली ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो गया भाई? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वी नो डैट, अब यहाँ पे हम प्रूफ कर देते हैं, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, राइट। तो ये कह सकते हैं सिंपली, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई इशू तो नहीं है। अगर एक पल के लिए जब ये 90 डिग्री हो ही गया तो क्वेश्चन में एक बात बोली गई कि ये पैरेललोग्राम है। क्या भाई? पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D करें तो कितना आना चाहिए? 180। वी नो डैट एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई द को इंटीरियर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
अच्छा अगर हम बात करें, हमें सी की वैल्यू पता है 90 डिग्री है, तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री। सही है। जब एंगल डी 90 डिग्री हो गया तो अगर ये पैरेललोग्राम में तो ठीक है, तो अपोजिट एंगल भी कितने डिग्री का होगा भाई, क्योंकि हमें ये भी पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, डिग्री नहीं बल्कि आपस में इक्वल होते हैं। सही है। तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि चारों के चारों एंगल कितने हो गए 90 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 90 डिग्री। शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। कर लीजिए जिसको करना है नोट। अब रेक्टेंगल प्रूफ करना ही तो करना है, तो ठीक है 90 डिग्री अपनी समझ लीजिए, या तो अगर आप चाहें तो ये भी लिख ही सकते हैं जो आपने प्रूफ किया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना। ये भी लाइन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। एक क्वेश्चन ये दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3y स्क्वायर एक्स, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है भाई, फैक्टराइज। तो कितने लोग को याद आ रहा है कि ये किसका फार्मूला है, कितने लोग को याद है, ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब है, किसका है भाई, तो कह सकते हैं सिंपली इसका जो आंसर आएगा वह एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि हमें स्टेप बाय स्टेप करके उसे ला कर दिखाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए 4 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए और आप डायरेक्ट लिखकर चले आए, तो आपको पता है ना 3 में से कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, अगर मैं रहूँ तो वो भी ना दो। ठीक है। तो पहले आपको करना क्या होगा कि इसको पूरा करना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए एक तरीका अपनाते हैं, चलिए LHS लेते हैं और लाते हैं आंसर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। कोई इश्यू तो नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिए, अच्छे से बताइएगा। इस दोनों का फार्मूला आपको याद है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का? कितने लोग को लर्न है, अच्छे से लर्न है? ठीक है। तो इसका फार्मूला एक होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, कोई तो दिक्कत तो नहीं आता, प्लस इस दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, क्या 3y की 3xy, तो क्या हो जाएगा x प्लस, कोई यहाँ तक तो सही है, सही। अब एक काम करिए, ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक टर्म हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका एक टर्म। इस दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, क्या कॉमन बताइए? तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सही है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, प्लस, सही है ना भाई? चलिए ठीक, एक्स प्लस वाई। अच्छा यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy में से माइनस एक्स वाई जाएगा, कितना आएगा, प्लस 2xy। आप लोग में से अब किसी एक से पूछूंगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे बताइए होल स्क्वायर ही है और एक पावर एक ही है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का, यही तो RHS है। प्रूफ हो गया, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत? चलिए कर लीजिए।